starting a new chapter with you, capital receipt, revenue receipt, capital expenditure and revenue expenditure. ठीक है, capital and revenue expenditures and receipts. क्या करेंगे आपके साथ इस चैप्टर में? हम आपको बताएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है. ठीक है, तो चार चीजें देखनी है हमें. ये चारों चीजें, ये चारों की चारों चीजें पता है क्या है? ट्रांजैक्शन. ये सब के सब ट्रांजैक्शन. ठीक है, ये जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, दिस कुड बी capital transaction and it can be revenue transaction. अगर आपका ट्रांजैक्शन कैपिटल ट्रांजैक्शन है तो ये क्या हो सकता है? कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है. ठीक है, अगर वो ट्रांजैक्शन आपकी रेवेन्यू है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है और या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है. ठीक है, यहां तक देखिए, रिसिप्ट की पहले बात कर रहे हैं आपसे. अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट क्या है? हो सकती है कैपिटल रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है, अगर आपकी कैपिटल या फिर फिक्स्ड एसेट की वजह से कोई भी पैसा आता है, आपके शेयर कैपिटल की वजह से या फिर आपके फिक्स्ड एसेट की वजह से कोई भी पैसा आता है, तो वो पैसा कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट. अगर आपके पास करंट एसेट की वजह से पैसा आता है तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट. करंट एसेट का मतलब इन्वेंट्री बेच के पैसा आएगा, कौन सी रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है, अगर आपके पास डेटर से पैसा आएगा तो किससे पैसा आ रहा है? करंट एसेट आइटम से, तो ये क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट. जो रिसिप्ट रेगुलर नेचर की होती है, रेकरिंग नेचर की होती है, बिजनेस में बार बार आती है, ऐसी रिसिप्ट को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट. वो रिसिप्ट जो आपको रेगुलरली रिसीव नहीं होती, उसे कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या हो सकता है? पहला, रेजिंग मनी फ्रॉम शेयर कैपिटल. शेयर रेज करके पैसा आया है, कैसी रिसिप्ट है आपके हाथ में? कैपिटल रिसिप्ट. डिबेंचर रेज करके पैसा आया है, डिबेंचर आपने रेज किया है, कैसी रिसिप्ट है ये? कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, आपने फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा लाया है, फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, ये है कैपिटल रिसिप्ट. आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? आपने इन्वेंट्री सेल किया, रेवेन्यू रिसिप्ट. आपने डेटर से रिसीव किया पैसा, डेटर से कैश रिसीव्ड है, ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट. आपको डिविडेंड आया है इन्वेस्टमेंट पे, ये है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट. आपको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट.
क्या आप अंतर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? आप कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है वो रिसिप्ट जो रेगुलरली रिसीव नहीं होती, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है जिससे आप अपनी कैपिटल रेज करती हो, वो पैसा जो आता है वो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। वो पैसा जिससे आप अपनी कैपिटल बनाते हो। मेरी कैपिटल किससे बनती है? इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से। जिन पैसों से आप अपनी कैपिटल बनाते हो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। बताइए, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया 10 लाख रुपए का, ये 10 लाख रुपए कौन सी रिसिप्ट है? 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है लॉन्ग टर्म, ये कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट क्यों? क्योंकि आपने इस 10 लाख रुपए से अपनी कैपिटल क्रिएट की है। क्लियर है बात सबको? तो आपने अगर अपनी कैपिटल क्रिएट की है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, और अगर आपने अपनी फिक्स्ड एसेट को बेच के पैसा लाया, इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा लाया, तो कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जो आपका बिजनेस होता है, जो आपका काम होता है, जो आपका धंधा होता है, उससे अगर पैसे आते हैं तो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। या फिर वो सारी रिसिप्ट जो रेगुलर नेचर की है, रेकरिंग नेचर की है, बार बार आती है, जैसे कि इंटरेस्ट, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इंटरेस्ट आता है, शेयर खरीद रखा है, हर साल डिविडेंड आता है, जो आपको पैसा हमेशा आता रहता है, ये क्या कहलाएगा? आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बात? नाउ कमिंग टू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? फिक्स्ड एसेट की परचेज। अगर आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर any expenditure on fixed asset which increases profit। आप फिक्स्ड एसेट पे कोई खर्चा कर रहे हो जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप फिक्स्ड एसेट पे कोई खर्चा कर रहे हो जिससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बताए ऐसा खर्चा भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट पे कोई ऐसा खर्चा करेंगे जिससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो वो खर्चा भी क्या है मेरा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बात? इस बात की बाइफर्गेशन, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा का मतलब क्या है? एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब है, मान लीजिए मशीन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अब मशीन ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गई है। पहले 500 यूनिट बनाती थी मेरी मशीन, अब हमने मशीन पे कुछ ऐसा खर्चा किया जिससे मशीन कितना बनाने लग गई है? 600 यूनिट। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। हम आपकी बाइफर्गेशन बता रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो होता है मशीन ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, 100 यूनिट की बजाय 200 यूनिट बनाने लग गई है, तो अब निश्चित है प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या है? मशीन में अब खर्चे कम लगते हैं। पहले बिजली ज्यादा कंज्यूम करती थी, अब बिजली कम कंज्यूम करने लग गई है। हमने एक ऐसा खर्चा कर दिया मशीन में, या ऐसा कोई इंजन वगैरह उसका बदल दिया, पहले बिजली ज्यादा लेती थी, अब बिजली कम लेने लग गई। ठीक है, ऐसा भी हो रहा था, पहले हमारी मशीन क्या करती थी, 10 यूनिट रॉ मटेरियल डालते थे तो 1 यूनिट वेस्ट कर देती थी। ठीक है, रॉ मटेरियल खराब हो जाता था। अब हमने मशीन में कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट्स थे जिसको बदल दिया, अब 10 यूनिट रॉ मटेरियल डालते हैं, कोई भी स्क्रैप नहीं होता, 10 के 10 क्या होते हैं? फिनिश गुड्स बन जाते हैं। तो अब ये खर्चा मेरा क्या कर रहा है? ऑपरेशन के कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और इसलिए ये खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंस विच प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग ईयर ओनली।
वो खर्चा जो बेनिफिट आपको कितने साल के लिए प्रोवाइड करता है? सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। देखिए, बताइए तो यहां पे कौन से खर्चों की बात होती होगी? वो बेनिफिट हमें कितने पीरियड के लिए प्रोवाइड करता होगा? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है 1 साल से अधिक के लिए, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वो खर्चे जो हमें 1 साल से अधिक के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और वो फिक्स्ड एसेट पे खर्चा नहीं है, फिक्स्ड एसेट खरीदे या फिर आपने फिक्स्ड एसेट की वजह से ही कोई खर्चा किया, फिक्स्ड एसेट खरीदा या फिर फिक्स्ड एसेट पे कोई ऐसा खर्चा किया जिससे फिक्स्ड एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई, या फिर क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट की ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है तब तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई खर्चा किया, उसका बेनिफिट 1 साल से अधिक है लेकिन वो फिक्स्ड एसेट की वजह से नहीं है, तो पता है ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में 2 बातें आ जाएंगी। एक तो रेवेन्यू खर्चा, वो खर्चे जो बेनिफिट कितने साल के लिए देगा? 1 साल। वो खर्चे जो बेनिफिट 1 साल से अधिक देगा, कैपिटल खर्चा। ठीक है, लेकिन कैपिटल खर्चा तभी जब वो किसकी वजह से हो? फिक्स्ड एसेट। 1 साल से अधिक बेनिफिट भी देगा और फिक्स्ड एसेट की वजह से भी नहीं है, तो क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है बात? तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेनिफिट ग्रेटर 1 ईयर। डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू किसे कहेंगे? बेनिफिट देगा आपको ग्रेटर 1 ईयर, ठीक है, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट की वजह से नहीं होगा। नहीं, अभी कुछ मत पूछिए, अभी बहुत बात करेंगे, अभी तो बस एक स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स वगैरह की बहुत बात करेंगे आपसे। नोट हो गया सबका? चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। पहले हम लोग समझने जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है। ठीक है बात? चलिए बताइए, हमने एक बिल्डिंग बनवाई, कैसा खर्चा? कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल खर्चा। क्यों कैपिटल खर्चा? पहली बात, बेनिफिट क्या साल देगा? 1 साल से अधिक देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो दोनों बात एक साथ चेक कीजिएगा, क्या वो फिक्स्ड एसेट है और दूसरा 1 साल से अधिक बेनिफिट देगा। यस, बिल्डिंग बनवाइए, 1 साल से अधिक बेनिफिट देगा, फिक्स्ड एसेट है, क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बिल्डिंग कौन सी है? चलिए यही बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, आपने बताया ये कौन सा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज की क्लास करने के बाद आपका सर दर्द करने लग जाता है। ठीक है, और सर इतना तेज दर्द करता है कि आप दीवार में सर लड़ा देते हो और एक दीवार गिर जाती है। ठीक है बात? हमने वो दीवार वापस से खड़ी कराई, 50,000 रुपए का खर्चा किया, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए बात करते हैं क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हमने ये जो खर्चा किया है इससे हमारे एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई हो या फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मेरा रिड्यूस हो गया हो? क्या मेरे एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई? क्या मेरे एसेट की इससे वैल्यू बढ़ गई? बिल्कुल नहीं। पता है वैल्यू बढ़ गई ये कंपेयर किससे किया जाता है? किस दिन की वैल्यू से हम वैल्यू कंपैरिजन कर रहे हैं कि बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपकी कंपैरिजन वैल्यू की उस दिन से होती है जिस दिन दीवार खड़ी थी। ठीक है, आपका सरदर्द करने के पहले दीवार खड़ी थी, जब सरदर्द किया तो आपने सर दीवार पे मारा और दीवार गिर गई। ठीक है, दीवार गिरने के बाद जो वैल्यू थी वो वैल्यू कम हो चुकी थी। दीवार जब गिरने के पहले जो वैल्यू थी, क्या हमें दीवार वापस खड़ी करने के बाद वैल्यू वहीं तक पहुंची? यस, आपकी वैल्यू हमारी बिल्डिंग की बढ़ी नहीं, हमने जो काम किया उससे वैल्यू को वापस से बस रीस्टोर किया, जितनी वैल्यू थी वापस से उतनी ही रही। ठीक है, अगर हम कोई खर्चा ऐसा करते हैं
जिससे हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ी कब मानी जाती है? अरे एसेट की वैल्यू बढ़ी तब मानी जाएगी जब आपकी ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा वो वैल्यू देने लग जाए। ठीक है बात। तो आपने अगर दीवार गिरा दी, हमने फिर से दीवार खड़ा करा दी, ये रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है बात। जब ये बताइए आपने क्या किया, चारों दीवार गिरा दी। ठीक है, इस बिल्डिंग की चारों दीवार गिर गई, राइट से, लेफ्ट से, आगे से, पीछे से सारी दीवार गिर गई। अब बताइए हमने चारों दीवार फिर से खड़ी कराई, 2 लाख रुपए लगा, ये खर्चा कैसा? रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा? रेवेन्यू खर्चा ही, कैपिटल खर्चा नहीं हो जाएगा। खर्चे बड़े होने से कैपिटल या रेवेन्यू नहीं हो जाता। आपको यह देखना है कि एसेट की वैल्यू बढ़ी कि नहीं। आपने 4 दीवार गिराई, हमने खर्चा लगा के वापस से क्या किया, वैल्यू को रीस्टोर किया, जितना था उतना ही तो किया, तो यहां पे वैल्यू बढ़ी नहीं है। ठीक है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? बिल्कुल नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बताइए हमने एक फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करा दिया, एक फ्लोर और बढ़ा दिया, अब ये क्या है? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? वैल्यू बढ़ गई क्या? यस, वैल्यू बढ़ गई। ठीक है ये बात। तो अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तब वो क्या कहलाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जल्दी बताइए। हमने एक एसेट परचेज किया था 10 लाख रुपए का। जिस दिन परचेज किया था ये 500 यूनिट पर मंथ प्रोडक्शन करती थी। 10 लाख की मशीन खरीदे, 500 यूनिट पर मंथ की इसकी प्रोडक्शन थी। ये मशीन थोड़ी सी खराब हो गई थी, हमने इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया। रिपेयर मेंटेनेंस में खर्चा आया 50,000 रुपए का। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराने के बाद अब ये मशीन पता है कितनी बनाने लग गई है? 550 यूनिट पर मंथ। बताइए ये 50,000 रुपए का खर्चा कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू, कैपिटल? कैपिटल खर्चा है। ठीक है, पता है हमने ये 50,000 रुपए का खर्चा करके मशीन की एफिशिएंसी बढ़ा दी। ये 500 यूनिट पहले बनाता था, अब कितना बना रहा है? 550 यूनिट। क्या कंपनी की बेनिफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा? यस, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो मशीन की वैल्यू अधिक मानी जाएगी अब। ठीक है, और ये 50,000 रुपए का खर्चा मेरा कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात सबको? बताइए हमने मशीन मंगाई 10 लाख रुपए की, 500 यूनिट ये पर मंथ बनाती है। ये मशीन खराब हो गई, 3-4 साल हो गए, 4 साल बाद, ये 4 साल बाद मशीन बहुत खराब हो चुकी थी। इस समय अब ये 400 यूनिट पर मंथ ही बना रही थी। ठीक है बात। हमने इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया और ये अब 420 यूनिट पर मंथ बनाने लग गई। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस में खर्चा कितना आया? 20,000 रुपए का। आपको बताना ये 20,000 रुपए का खर्चा कैपिटल या रेवेन्यू? हाँ, कैपिटल की रेवेन्यू? कितने लोग रेवेन्यू बोल रहे हो पहले ये देख लें। ठीक है, कितने लोग कैपिटल बोल रहे हो? गलत हो आप सब, रेवेन्यू खर्चा है। क्या हमारे मशीन की एफिशिएंसी बढ़ गई है? बिल्कुल नहीं। पता है एफिशिएंसी की कंपैरिजन कौन से दिन की एफिशिएंसी से करनी है? ये एफिशिएंसी से। या सोच के देखो, अगर हम इस दिन की एफिशिएंसी से कंपेयर करेंगे, इस दिन की एफिशिएंसी से कंपेयर करेंगे तो 1-1 रुपया 8-8 आना, 4-4 आने का खर्चा कैपिटल खर्चा बन जाएगा। सोच के देखो क्यों। यहां पे 400 यूनिट मेरी मशीन बना रही थी। ठीक है, हमने कहा मशीन ठीक चल नहीं रही है, थोड़ा जाम चल रही है। 2 रुपया का तेल मंगाया और डाल दिए, मोबिल डाल दिए। पता है मशीन थोड़ा ज्यादा काम करने लग गई, अच्छा, और 405 यूनिट बना दी। आप कहोगे ये 2 रुपया का जो मोबिल डाले हैं ना सर, इसको कैपिटलाइज कर दीजिए, मशीन तो ज्यादा बना रही है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। फिर से सुनिए, पता है मेरी मशीन 400 यूनिट बना रही थी, ओरिजिनली तो 500 बनाती थी, मशीन अब थोड़ी खराब हो गई थी, 400 यूनिट बनाने लग गई। हमें दिखाई दिया एक स्क्रू ढीला हो गया है। ठीक है, हम स्क्रू 4 आने का लाए, ला के लगा दिए, कस दिए, अब 402 यूनिट बनने लग गई। आप कहोगे ये 4 आने का स्क्रू है आपका कैपिटल खर्चा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। अरे एफिशिएंसी कुछ नहीं बढ़ गई है। ठीक है, आप अभी वहां तक भी एफिशिएंसी नहीं पहुंचाए जितनी ओरिजिनली मशीन की एफिशिएंसी थी। ये बताइए, हम जब भी मशीन में कोई काम करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही ना। बताइए, तो अगर हम कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो सारा खर्चा फिर क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सबको बात समझ में आ रही है? जब हम कहेंगे एफिशिएंसी बढ़ी है तो पता है बढ़ने का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल उसकी एफिशिएंसी थी वहां से बढ़ी है। क्लियर इस बात सबको? तो ये खर्चा 20,000 का क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमने एक मशीन खरीदा 5 लाख रुपए की। ये मशीन का हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये मशीन धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लग गई और 4 साल बाद इस मशीन का इलेक्ट्रिसिटी बिल पता है कितना आने लग गया, 60,000 रुपए पर मंथ। अब ये मशीन थोड़ी खराब हो गई है, बिजली ज्यादा कंज्यूम करने लग गई है। ठीक है, जब ये नई मशीन थी, एफिशिएंट मशीन थी, तो 50,000 रुपए की बिजली कंज्यूम करती थी, 4 साल बाद 60,000 की बिजली कंज्यूम करने लग गई है। प्रोडक्शन वही है। ठीक है, हमने इसकी कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराने के बाद हम ये देख रहे हैं कि बिजली बिल का खर्चा पता है कितना आता है, 55,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मेरा जो खर्चा लगा है वो लगा है 1 लाख रुपया। आपको बताना है ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कैपिटल रेवेन्यू? हाँ, प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं मेरा? प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन यहां के लेवल से, जबकि प्रॉफिट बढ़ना कहां से देखना होगा, ओरिजिनल लेवल से। ठीक है, यहां से मेरा प्रॉफिट अभी भी नहीं बढ़ा है। ठीक है, इसलिए यह खर्चा कैसा है, रेवेन्यू। बताइए, हमने 1 लाख रुपए की रिपेयर मेंटेनेंस कराई, इंजन बदल दिया उसका, और आज पोजीशन यह है कि बिजली बिल पता है कितना आता है, 45,000 रुपए पर मंथ। अब बोलिए, अब कैपिटल खर्चा, आपने अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा लिया, मशीन को इतना इस लायक बना दिया कि आप ज्यादा अर्न कर सकते हो इस मशीन की वजह से, निश्चित है इसकी वैल्यू बढ़ गई है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बात? देखिए, हम कब कहते हैं खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर उस एसेट में कमाने की ताकत बढ़ जाए। ठीक है, जब हम एक एसेट खरीदेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर एक एसेट में हम ऐसा खर्चा कर दिए हैं कि उस एसेट की कमाने की ताकत बढ़ गई है। अगर हमने कोई ऐसा खर्चा कर दिया तो वो खर्चा भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कमाने की ताकत किस दिन से, जिस दिन आप एसेट को खरीदे थे उस दिन जो ताकत थी, उस ताकत को अगर आप बढ़ा दिए हो तो, ठीक है, 10 साल बाद वो मशीन बुढ़ी हो गई थी तो थोड़ा सा उसको जवान कर दियो तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब वो मशीन आई थी, नई नवेली मशीन, ठीक है, उस दिन जितनी मशीन जवान थी उससे ज्यादा जवान कर दियो, तब क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात सबको? चलिए आंसर कीजिएगा। एक सिनेमा हॉल में सारी सीटें फट चुकी थी। ठीक है, उसका नया कवर बना दिया गया। कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा? जल्दी से सोचो, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा? कैपिटल क्यों, क्या हो गया, सीट क्या कवर लगा दिए, अब क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगी। फिर फटी सीट थी तो लोग आ नहीं रहे थे, अब एक कवर और लगा दिए, अच्छा तो अब लोग ज्यादा आने लग जाएंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। और बताइए, रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है, जल्दी से बताओ, सिनेमा हॉल में 10 सीट और बढ़ा दिए हम, कैपिटल खर्चा क्यों, कैपेसिटी बढ़ गई है, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादा कमाओगे आप उससे। ठीक है, सीट फट गई है, उसको आपने लगा दिया, ये तो हमेशा हर 4 दिन पे होगा। ठीक है, फिर फटेगी, फिर लगा दोगे। जब जब आप इस सीट बदलते जाओगे, कवर बदलते जाओगे, एक प्रॉफिट बढ़ने नहीं लग जाएगा। ठीक है, 4 दिन बाद फिर फटेगा, फिर आप लगाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे नया लगाते हैं उस दिन भीड़ आ जाती है और फिर जैसे ही फटने लगता है फिर भीड़ कम हो जाती है, फिर एक नया लगाते हैं फिर भीड़ बढ़ने लग गई, ये नहीं होता। ठीक है, वो रेकरिंग नेचर का खर्चा है, हमेशा लगता रहेगा आपके यहां। क्लियर बात सबको? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। Transaction may be classified into capital transaction or revenue transaction. Capital transaction, the transaction which provides benefit or supply services to business unit for more than 1 year. वो ट्रांजेक्शन जो 1 साल से अधिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन,
द ट्रांजेक्शन विच प्रोवाइड्स बेनिफिट और सप्लाई सर्विसेज टू अ बिजनेस यूनिट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड ओनली आर नोन एज रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। अगर बेनिफिट एक ही साल तक है ट्रांजेक्शन का तो रेवेन्यू, अगर बेनिफिट एक साल से अधिक है तो कैपिटल। ट्रांजेक्शन को अगर हम क्लासिफाई करें तो कैपिटल ट्रांजेक्शन होगा, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होगा। अगर वो कैपिटल ट्रांजेक्शन है तो इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर क्या है, कैपिटल रेवेन्यू। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल रिसिप्ट। अगर एक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है तो वो क्या हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले देख रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कैरीड ओवर टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स। वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको एक साल से अधिक मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक साल से अधिक जिस खर्चे का बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कहलाएगा, वो जब एक साल से अधिक बेनिफिट मिल रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, फिक्स्ड एसेट की वजह से। ठीक है, एक साल से बस अधिक बेनिफिट दे रहा है, फिक्स्ड एसेट की वजह से नहीं हो रहा, तो अब वो खर्चा क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू। अब वो खर्चे जो एक साल बेनिफिट देते हैं बस वो क्या है, रेवेन्यू। तो एक साल तक बेनिफिट देंगे रेवेन्यू, एक साल से अधिक देंगे तो कि वो डेफर्ड रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी। अगर वो फिक्स्ड एसेट की वजह से है तो कैपिटल, फिक्स्ड एसेट की वजह से नहीं है तो डेफर्ड रेवेन्यू। देखो, इन अदर वर्ड्स द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट कंज्यूम विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। एग्जांपल, एक्वायरिंग अ लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट एक्वायर करना, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ। ठीक है, एसेट का मतलब टेंजेबल भी हो सकता है, इनटेंजेबल भी। ठीक है, आप अगर एसेट एक्वायर करने के लिए खर्चा करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब प्रोवाइडिंग सच एसेट्स बाय, या फिर उस एसेट में कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, यानी उस एसेट में कुछ खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, या तो एसेट खरीद रहे हो या एसेट में कुछ खर्चे कर रहे हो। कौन से खर्चे एसेट में कर रहे होंगे, हमने बता रखा है दो बातें। एसेट में कौन से खर्चे कर रहे होंगे, वैसे खर्चे जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जा रही होगी, या उस एसेट को चलाने का खर्चा क्या हो रहा होगा, कम हो जा रहा होगा। ठीक है बात। अब प्रोवाइडिंग सच एसेट्स बाय इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी और कैपेसिटी, आप एसेट की एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ा दे रहे हो, ऐसा खर्चा कर रहे हो। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ाने की बात कहां से होती है, ओरिजिनली जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वहां से। ठीक है, जल्दी से बताइए हमें, एक सिनेमा हॉल में 100 सीट लगी थी। ठीक है, 98 की तो सिर्फ सीट कवर फटी, 2 तो सीट ही टूट गई। ठीक है, 2 सीट टूट गई और फिर सिनेमा हॉल में वापस से वो 2 सीट लगा दी गई। जल्दी बताइए, ये 2 सीट जो लगाई गई है, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू खर्चा भाई। ठीक है, आप हमारे क्लास में 2 चेयर तोड़ जाओ, ठीक है, तोड़ना नहीं, अगर मान लो 2 चेयर आप तोड़ जाते हो, हमने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा, हाँ रेवेन्यू खर्चे ही है हमारे लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसकी कराएंगे अगर बनने लायक होगा तो, और नहीं तो क्या करेंगे, उसको हम उसको हटाएंगे और दूसरी एसेट को ले आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान देना होगा आपको बिजनेस का नेचर भी देखना पड़ता है जब हम एक खर्चे को कैपिटल या रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, बताइए, क्या मेरे यहां नॉर्मली चेयर टूट जाती होंगी, ऐसा होता होगा? नहीं। पता है, मेरे यहां नॉर्मली चेयर नहीं टूटती, इसलिए मेरे लिए ये खर्चा रेकरिंग खर्चा नहीं है। अगर मेरे यहां कोई चेयर तोड़ दे बच्चा, तो ये रेकरिंग खर्चा नहीं है। आए दिन ऐसा नहीं होता है कि बच्चा मेरी चेयर तोड़ देता है। ठीक है, और अब मेरे लिए ये खर्चा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम अपने यहां क्या ला रहे हैं, एक नई एसेट को लेके आ रहे हैं, और नई एसेट लाने का खर्चा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर बात सबको? मान लीजिए सिनेमा हॉल की हम बात करें, वहां आए दिन तो सीट टूट जाती है। ठीक है, अब वहां आए दिन सीट टूट जाती है तो उनके लिए ये क्या है, रेवेन्यू खर्चा ही है, उनको आए दिन बदलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके लिए खर्चा रेकरिंग नेचर का बन जाता है तो वो क्या है, रेवेन्यू। जब हम अपनी एसेट खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, तो बताइए हम क्या देखते हैं कि इसका बेनिफिट हमें 1 साल से अधिक मिलेगा या 1 ही साल मिलेगा, 1 साल से अधिक मिलेगा। ठीक है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट खरीदना, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। हम जब बेंचेस खरीदते हैं तो वो फिक्स्ड एसेट भी है मेरे लिए, और साथ ही साथ 1 साल से अधिक बेनिफिट मिलेगा, तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। हम फर्नीचर खरीद के लाए और हमें मालूम है 2 महीने में बच्चे तोड़ देंगे, तो पता है हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिनेमा हॉल वाला जब नई सीट लगाता होगा तो उसको मालूम है 2-3 महीने के अंदर सब तोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो पता है वो पहले से ही उसको क्या मान के चल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
उसको तो मालूम है कि ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट तो जरूर है, लेकिन ये चलेगा कहां, एक साल से अधिक बेनिफिट कहां देगा, इसलिए उनके लिए ये खर्चा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबको बात समझ में आ रही है? सिनेमा हॉल में 100 सीट लगी थी, 5 सीट बढ़ा दी गई, अब बताइए, अब कैपिटल है, ठीक है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी और कैपेसिटी, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ बेटर पार्ट फॉर द ओरिजिनल वन। आपने क्या किया, एक मशीन खरीदी 10 लाख की, ठीक है। आपने जो मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, इसकी कैपेसिटी है 50,000 यूनिट पर मंथ बनाने की, ठीक है। नई मशीन लेके आए हो और इसमें से एक पार्ट निकाल के नया दूसरी कंपनी का पार्ट लगा देते हो, ठीक है, नई मशीन में 1 लाख रुपए का हम पार्ट लगा दिए। अब ये पार्ट लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि मशीन अब 52,000 यूनिट बनाएगी। ये 1 लाख का खर्चा कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपने क्या किया, रिप्लेस कर दिया वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीन, इसलिए रिप्लेस कर दिया ताकि मशीन और ज्यादा एफिशिएंटली काम करे, ठीक है। तो ऐसे खर्चे को क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए, हमने मशीन खरीदी, चलिए ध्यान दीजिए इधर, हमने मशीन खरीदी, 5 साल बाद मशीन बड़ी गंदी लग रही थी, सुंदर नहीं लग रही थी, हमने पेंट करा दिया उस पर, कैसा खर्चा, कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है ये बात। उसके बाद देखिए, अफेक्टिंग इकोनॉमी इन इट्स ऑपरेशन, आपने ऐसा खर्चा किया कि उससे ऑपरेशन में इकोनॉमी आ गई, उस मशीन के चलने का खर्चा कम हो गया। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब चलने का खर्चा मशीन के कम हो गया, ठीक है। हमारी मशीन में अभी तक पेट्रोल इंजन लगा हुआ था, ठीक है, हमने पेट्रोल इंजन हटा के डीजल इंजन लगा दिया। बताइए, डीजल इंजन लगा देंगे खर्चा कम होगा कि नहीं, डीजल सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, हमने पेट्रोल इंजन हटाया और बदले में क्या लगा दिया, डीजल इंजन लगा दिया। बताइए, हमने जो खर्चा किया है क्या इसे कैपिटलाइज किया जाएगा, यस, इसे कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब मशीन को चलाने का खर्चा कम हो गया, ठीक है बात। चलिए बताइए हमें, हमने अपने कंप्यूटर का माउस बदल दिया, हमने अपने कंप्यूटर का चूहा बदल दिया, ठीक है। बताइए कैसा खर्चा, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा, हाँ रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है। चूहा बदल के ऐसा कौन सा कंप्यूटर में हम पहाड़ तोड़ दिए हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ गई है, कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मेरे पास अभी तक जो माउस लगा था ना, काम नहीं कर रहा था एकदम, हमने माउस जो बदला है वो एकदम खराब हो गया था, इसलिए बदला है। बताइए कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या ये खर्चा कैपिटल खर्चा है कि नहीं है, हाँ, माउस एकदम खराब हो गया था भाई, एकदम रद्दी हो गया था, तब बदला हमने। अब बताओ, अरे स्टिल रेवेन्यू, रद्दी हुआ होगा तभी तो बदलेगा ही, ये तो सीधी सी बात है। तो आपको कहना चाहिए सर क्या अच्छा रहेगा तो भी आप बदल देंगे क्या, खराब हुआ होगा तभी बदले होंगे। लेकिन एफिशिएंसी की कंपैरिजन किस दिन से होगी, जिस दिन वो चूहा पहली बार मेरे पास आया था, ठीक है, वहां से कंपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ी ना एफिशिएंसी बदल गई। क्लियर बात सबको? बताइए, मेरे कंप्यूटर का तो कीबोर्ड ही खराब हो गया, ठीक है, 2-4 बटन तो एकदम ही खराब हो गए, वो धस गई थी दबाते दबाते, हमने कीबोर्ड बदल दिया, अब रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है। बताइए, जैसा अभी तक 4 लेटर तो हम दबा ही नहीं पाते थे, उसका ILU तो काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है, जो नया वाला कीबोर्ड लिए उसी में काम कर रहा है। एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं कंप्यूटर की? अरे कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं टाइप कर पा रहे थे, अब टाइप हो रही है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ी? हाँ, पहले दिन तो कर रहे थे ना टाइप, ठीक है, वहां से कंपेयर होगा तो अब एफिशिएंसी नहीं बढ़ी है, ठीक है बात। बताइए, हमने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चेंज कर दी, ठीक है, पहले जो हार्ड डिस्क लगी थी वो 500 GB की थी, अब हमने 2 TB की हार्ड डिस्क लगा दी। टीबी ज्यादा होता है, जीबी कम होता है, ठीक है, एक टीबी में 1024 GB होता है, हमने 500 GB हटा के 2 TB लगा दिए। कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, ध्यान दीजिए, इससे आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। हमने उसका रैम बदल दिया, रैम होता है ना, हाँ कुछ होता है, 256 MB का रैम था, ठीक है, बहुत पुराना कंप्यूटर था, 256 MB का रैम था, हमने 4 GB का रैम लगा दिया इसमें। जल्दी बताइए, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा। हमने 256 MB का रैम हटाया, खराब हो गया था रैम, 256 MB का नया रैम डाल दिया, अब बताइए, रेवेन्यू खर्चा है भाई, इससे हमने क्या नया कर दिया कंप्यूटर में। बात सबको समझ में आ गई है? तो अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे आपको लगे कि आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी, तब तो वो क्या है, कैपिटल खर्चा, अदरवाइज वो रेवेन्यू खर्चा।
अब एक बात जो बहुत ध्यान देके सुनना है, वो सारे खर्चे जो आपको भले ही रेवेन्यू नेचर के लगे, लेकिन एसेट को यूज करने से पहले आप जितना खर्चा एसेट पे करते हो वो कैपिटल ही होता है। आज अगर हमने एक एसेट खरीदा, ठीक है, नई एसेट खरीद के लाए हैं, नई एसेट थी नीले रंग की, हमको पसंद नहीं आ रहा था, हमको तो पीला पसंद है, हमने नई नीले रंग की एसेट पे पीला पेंट मरवा दिया, ठीक है। बताइए अभी तक आपने पेंट के खर्चे को क्या बोला था, याद है? रेवेन्यू खर्चा। लेकिन एसेट यूज करने से पहले पीला करवाया है उसको, बताइए अब ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल। तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि एसेट जब तक हम यूज नहीं कर लेते हैं तब तक तो सारा खर्चा ही क्या है? कैपिटल। तब तक तो रेवेन्यू खर्चा होता ही नहीं है। रेवेन्यू और कैपिटल की क्लासिफिकेशन कब होती है एक एसेट पे? ये क्लासिफिकेशन तब होगी जब आपका एसेट यूज में शुरू हो गया, ठीक है। जब हम एक एसेट पे नया खर्चा करेंगे, ठीक है, यूज करने के बाद, तो अब देखेंगे क्या एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं। एसेट यूज करने से पहले एफिशिएंसी नहीं देखते। एसेट यूज करने से पहले जितना खर्चा करेंगे वो तो सबका सब क्या है? कैपिटल। इतनी बात याद रहेगी कि नहीं सबको? चलिए एक बार रिपीट कर दें। हमने एसेट खरीदा 5 लाख रुपए का, कौन सा खर्चा? जल्दी बोलो। कैपिटल खर्चा, ठीक है। हम एसेट खरीद के लाए, हमको उसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, हमने उस पर पेंट मरवा दिया, 500 रुपया और लग गया, कैसा खर्चा? कैपिटल खर्चा। आप नहीं पूछोगे सर पेंट से एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं, मतलब ही नहीं है, अभी यूज ही नहीं किए, ठीक है। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक क्या है? कैपिटल खर्चा। जल्दी से बताइए, एसेट खरीद के लाए हैं, अब उसकी इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, कैसा खर्चा? कैपिटल। ध्यान दीजिए, यूज कहां किए हैं? अभी थोड़ी ना आपको कुछ सोचना है, इंस्टॉलेशन भी कैपिटल खर्चा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? अपने वर्कर को ट्रेनिंग दिलवाई उस एसेट पे। हमने अपने वर्कर को ट्रेनिंग दिलवाई कि वो एसेट कैसे यूज करेंगे, ठीक है। बताइए ये खर्चा भी क्या है? कैपिटल खर्चा है, एसेट की कॉस्ट में जोड़ दीजिएगा। क्लियर है बात सबको? तो एसेट जब आप खरीदते हो तो खरीदने से रिलेटेड भी सारे खर्चे कैसे हैं? कैपिटल खर्चे हैं। जब तक हम यूज नहीं कर लेंगे वो सारे खर्चे जो रेवेन्यू दिखाई देते हैं वो सब भी क्या है? कैपिटल। एक एसेट खरीद के यूज करना शुरू कर दिए, उसके बाद भी क्या कैपिटल खर्चे हो सकते हैं? एक एसेट खरीद के यूज करना शुरू कर दिए, फिर उस एसेट पे कोई खर्चा करोगे तो क्या वो भी कैपिटल हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपने उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी या फिर कोई ऐसा खर्चा किया जिससे मशीन की ऑपरेशन के खर्चे कम हो गए। मशीन की एफिशिएंसी बढ़ गई या मशीन चलाने का खर्चा कम हो गया, ऐसा कोई खर्चा किया तो वो खर्चा क्या है? कैपिटल। क्लियर है बात सबको? तो affecting economy in its operation, that is cost of replacing a petrol driven engine by a diesel driven engine, ठीक है। आप चाहो तो उसको आसान लैंग्वेज में लिख लो, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मशीन के रिस्पेक्ट में कैसे बात की जाती है? प्रोडक्शन के खर्चे कम हो जाते हैं। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और पहला वाला पॉइंट था इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मोर प्रोडक्शन, क्वांटिटी बढ़ जाती है, वहां लिख दो मोर प्रोडक्शन। इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब मोर प्रोडक्शन। और इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के खर्चे कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, हमने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, जिस दिन खरीदे उस दिन वो 5000 यूनिट बना रही थी पर मंथ, 5000 पर मंथ यूनिट बन रही थी, ठीक है। 4 साल बाद ये 4000 यूनिट बनाने लग गई पर मंथ। जिस दिन 5000 यूनिट बना रहे थे इस दिन प्रोडक्शन की लागत आ रही थी 50,000 रुपया, और अब जिस दिन हम 4000 यूनिट बना रहे हैं इस दिन प्रोडक्शन की लागत कितनी आ रही है? 40,000, ठीक है। जब ये बताइए क्या मेरा प्रोडक्शन का खर्चा कम हो गया है? नहीं, जिस दिन 5000 बना रहे थे उस दिन 50,000 लग रही थी, अब 4000 यूनिट बना रहे तो 40,000 तो लगनी ही चाहिए, ठीक है। आपके खर्चे कम नहीं हो गए हैं। क्लियर है बात आपको? अब हमने इस मशीन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई तो क्या हुआ? मेरी 4400 यूनिट बनने लग गई और मेरे खर्चे कितने आने लग गए? 44,000 रुपए। जल्दी बताइए क्या मेरे प्रोडक्शन के खर्चे अब कम होने लग गए हैं? बिल्कुल नहीं भाई, पहले 5000 बनाती थी 50,000 लगता था, अब 4400 यूनिट बनाएंगे तो 44,000 लग रहा है, खर्चे कम कहां हो गए हैं? ठीक है बात।
तो ध्यान दीजिएगा ये खर्चा कैसा है, रेवेन्यू। देखिएगा, thus capital expenditure is incurred either in acquiring, extending or improving assets which are of permanent nature and not acquired for sale। अगर आप खर्चा करते हो एक्वायर करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंड करने का मतलब एसेट को बड़ी करने के लिए, ठीक है। अभी हमारी एसेट सिर्फ एक ही काम करती है, प्लास्टिक का बॉल बनाती है, ठीक है। अब हमने सोचा है कि हम प्लास्टिक का डॉल भी बनाएंगे बॉल के साथ, ठीक है। हमने मशीन को क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कुछ और पार्ट्स लगा दिए, तो हम प्लास्टिक का बॉल भी बनेगा, साथ में प्लास्टिक की डॉल भी बनेगी, ठीक है। अगर हमने ऐसा कोई खर्चा लगाया है तो अब ये खर्चा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्वायरिंग के खर्चे, एक्सटेंडिंग के खर्चे, इंप्रूविंग का मतलब क्या होता है, ये दो बातें। इंप्रूविंग का मतलब दो बातें, एफिशिएंसी को बढ़ाना या फिर प्रोडक्शन की लागत को कम करना, ठीक है। At first, this type of expenditure is recorded in the books as an asset. Since the asset is used for the purpose of earning revenue in different accounting period, a part of the said asset is consumed and becomes revenue expenditure. ये एसेट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इसका एक हिस्सा हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। बिना पढ़े बताओ कौन सा हिस्सा इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है हर साल? कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। डेप्रीशिएशन, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो उस पर डेप्रीशिएशन लगाते हो, अब वो डेप्रीशिएशन वाला हिस्सा क्या कहलाता है हर साल का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए, अब पार्ट ऑफ द सेड एसेट इज कंज्यूम्ड एंड बिकम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड बाय वे ऑफ डेप्रीशिएशन। द एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्लूड्स अदर देन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की कीमत के अलावा और क्या इंक्लूड होता है? अदर कॉस्ट विच आर डायरेक्टली इंकर्ड इन रिलेशन टू द एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ दैट एसेट। उस एसेट की एक्विजिशन से रिलेटेड सारे खर्चे, मतलब किराया वगैरह जो लगा है उसको लाने का, ठीक है, उसको अनलोड कराने का, रखवाने का जो खर्चा लगा है वो सब, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट को इंस्टॉल कराने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इरेक्ट कराने का, इरेक्ट करने का मतलब क्या होता है? उसे नट बोल्ट से कसना है जमीन पे, ये सब सारे काम करने, ये सब काम करना। इंस्पेक्शन करना मतलब मशीन को चेक करना कि वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज के भी जो खर्चे होते हैं वो सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रैक्टिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कनेक्टेड विद द ड्यूरेशन ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आपको अकाउंटिंग पीरियड ना मालूम। बात समझिएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। सपोज हमने एक मशीन एक्वायर की, ठीक है, और ये बेनिफिट हमको देगी सिर्फ 9 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मशीन एक्वायर की है, बेनिफिट देगी 9 महीने के लिए। कैपिटल, रेवेन्यू? हाँ, रेवेन्यू है। कैपिटल खर्चा थोड़ी ना, इसका डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे क्या करंट ईयर में? अरे 9 महीने में खत्म हो जाएगी, पूरा मशीन ही पीएल में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? मशीन ही 9 महीने चलती है आपकी, ये रेवेन्यू खर्चा है आपका, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग पीरियड ही कितना है? 3 महीने का। पहले तो ये बताओ पॉसिबल है क्या हम 3 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बना सकते हैं? हाँ, यस, आपने पढ़ रखा है कि अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने का भी हो सकता है। अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने का है, मशीन 9 महीने चलेगी, अब बताइए मशीन का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाहते हैं? कैपिटल खर्चा या रेवेन्यू खर्चा ये किस पे डिपेंड होता है? आपका अकाउंटिंग पीरियड कितना बड़ा है। जल्दी बताइए, क्या मेरा अकाउंटिंग पीरियड, एक सेकेंड, मशीन चलेगी मेरी 3 साल, ठीक है, मतलब मशीन 3 साल चलेगी, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा? अभी आप कहोगे कैपिटल खर्चा, ठीक है। क्यों कहोगे? क्योंकि आप यही सोच रहे हो अकाउंटिंग पीरियड कितना है? 12 महीना। जब हम नहीं बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड तो इसका मतलब 12 महीना ही। अब हम बोल रहे हैं आपका अकाउंटिंग पीरियड ही 4 साल का है, अकाउंटिंग पीरियड ही 4 साल का है। अब मशीन का खर्चा कैसा है? रेवेन्यू है। बात सबको समझ में आ गई? तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, कहेगा कि बताइए अकाउंटिंग पीरियड 3 साल है, मशीन जो चलेगी वो 2 साल चलेगी, बताइए मशीन का खर्चा कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा? रेवेन्यू खर्चा, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड 3 साल है तो एक अकाउंटिंग पीरियड से कम बेनिफिट आप ले रहे हो तो रेवेन्यू खर्चा हो गया, ठीक है ये बात।
देखिए क्या लिखा है, प्रैक्टिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कनेक्टेड विद द ड्यूरेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यहां से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस लाइन को, तो प्रैक्टिकली द कॉन्सेप्ट, practically the concept of capital expenditure is connected with the duration of the accounting period because if the accounting period is of the duration of a decade, मान लीजिए accounting period एक decade का है, decade का मतलब 10 years, ठीक है। accounting period अगर एक decade का है, 10 साल का है, as compared to a year, वो 1 साल का नहीं है, 10 साल का है, तो several expenditure which are now considered as capital, तो जितने खर्चों को आप अभी capital कह रहे थे would have been considered revenue, वो अब रेवेन्यू बन जाएंगे। जैसे अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है तो 5 साल वाली मशीन को हम क्या बोल रहे थे अभी तक, कैपिटल। अगर अकाउंटिंग पीरियड मेरा 1 साल की बजाय 10 साल हो जाए तो अब वो 5 साल की मशीन को क्या बोलोगे आप, रेवेन्यू बोलने लग जाओगे, ठीक है। यही बोल रहा है, कह रहा है कि अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड एक डिकेड का हो जाए तो बड़े सारे खर्चे जिसको आज तक आप चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे थे, कैपिटल, उसे अब क्या बोलने लग जाओगे, रेवेन्यू। Similarly, if the accounting period is of the duration of a month, मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ 1 महीने का है, several expenditure would have been considered as capital expenditure। 1 महीने का अगर अकाउंटिंग पीरियड है तो बड़े सारे खर्चे को अभी तक आप रेवेन्यू बोल रहे थे, उसको भी पता है क्या बोलोगे आप, कैपिटल। एक खर्चा था जो 5 महीने बेनिफिट दे सकता था, अभी तक क्या बोल रहे थे आप, रेवेन्यू। 1 महीने का अकाउंटिंग पीरियड जिस दिन होगा उसको भी आप क्या बोलोगे, कैपिटल। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, वो इसलिए क्योंकि अगर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ जाता है क्या होता है तो फिर हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट कैरीड ओवर टू द सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। वो खर्चा जिसका बेनिफिट आपको सेवरल अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलेगा, मतलब कि सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, उसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड एंड डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, ठीक है। अर्न करने के लिए जो खर्चा करना है वही कर रहे हैं, ठीक है। दिस एक्सपेंडिचर इज प्रैक्टिकली इंकर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं वो रेवेन्यू खर्चा है। अगर हम कोई ऐसा खर्चा करेंगे जिससे हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं तब तो वो खर्चा क्या कहलाएगा, कैपिटल खर्चा। लेकिन याद रखना होगा, अगर वो खर्चा आपके बेनिफिट अर्निंग को बढ़ा पा रहा है तो बेनिफिट भी कितने साल दे, 1 साल से अधिक, ठीक है। In order to maintain the existing earning capacity of the business and includes all expenses which arise in the normal course of business, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जो माल बेचे उसकी कीमत, ठीक है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, आपके फाइनेंशियल खर्चे, अपकीप ऑफ फिक्स्ड एसेट। अपकीप का मतलब होता है उसकी नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये सब फिक्स्ड एसेट का जो खर्चा है ये सब क्या कहलाता है, रेवेन्यू खर्चा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बात बताइए हमको, एक 10 लाख की मशीन थी, बहुत जबरदस्त तरीके से डैमेज हो गई, ठीक है। आपने 8 लाख रुपए का खर्चा लगाया, रिपेयर मेंटेनेंस किया और इस मशीन को सही कर दिया, ठीक है। बताइए 8 लाख रुपए का खर्चा कैपिटल खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है? 10 लाख की मशीन में 8 लाख का खर्चा लगा है, रेवेन्यू खर्चा है? जल्दी बोलो। यस, 10 लाख की मशीन थी, पता है हमने 18 लाख रुपए लगाए, बैडली डैमेज हो गई थी, 18 लाख रुपए का रिपेयर मेंटेनेंस कर दिया, कैपिटल खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा। एकदम बिल्कुल भी घबराना नहीं है अमाउंट देख के, एग्जाम में ऐसे ही डरा देता है, कहता है 10 लाख की मशीन थी, 1 करोड़ का खर्चा कर दिया, बच्चा घबरा जाता है, कहता है अरे इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, कैपिटल ही होगा, रेवेन्यू थोड़ी ना हो पाएगा, ठीक है। रेवेन्यू खर्चा है अनलेस वो क्या कर रहा हो, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा हो या फिर आपके ऑपरेशन के खर्चे को रिड्यूस कर रहा हो। पता है इतना लंबा खर्चा कैसे लग गया होगा रिपेयर में? हम जो 10 लाख की मशीन खरीदे थे आज से 100 साल पहले खरीदे थे, ठीक है। पता नहीं कैसे चले आ रही है, ठीक है। आज उस मशीन की कीमत, वो 10 लाख के मशीन की कीमत पता है कितनी है, 10 करोड़ रुपया है। उसमें 1 करोड़ का रिपेयर मेंटेनेंस किए तो बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं, ठीक है बात। तो इट मे बी पॉसिबल कि 10 लाख रुपए की मशीन है, आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपए है, और हमने उसमें 20 लाख रुपए का क्या किया हो, रिपेयर मेंटेनेंस किया हो, ठीक है। नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस इतना महंगा हो गया क्योंकि उसके पार्ट्स बड़े महंगे हो गए हैं, हमने 2-4 पार्ट बदला, 20 लाख रुपए का हो गया।
रीजन बिंग क्यों, मशीन भी तो आज 10 लाख की थोड़ी ना है, मशीन तो कितने की है, 1 करोड़ की है। तो क्या 10 लाख की मशीन पे रेवेन्यू खर्चा रिपेयर मेंटेनेंस का 20 लाख हो सकता है? यस, पॉसिबल है। ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे पहचानोगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताइए। बेनिफिट देखना कि 1 साल से अधिक है, और दूसरी बात फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट नहीं है, बेनिफिट 1 साल से अधिक है, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ कैपिटल वन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है डेफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल वन नहीं है। क्यों नहीं कैपिटल वन है? क्योंकि एसेट की वजह से नहीं है। ठीक है। A revenue expenditure which is not treated as such on the ground that its benefit is not fully consumed or exhausted in the accounting period in which the same is incurred. कहता है जिस साल आपने खर्चा किया है उसी साल उसका बेनिफिट खत्म नहीं हुआ, आगे भी मिलेगा, तो ऐसे खर्चे क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू। In other words, a heavy revenue expenditure, the benefit of which may be extended over a number of years and not for the current year only, is called deferred revenue expenditure. Only a portion of the total expenditure is considered as revenue expenditure for each accounting period. Deferred revenue expenditure का एक हिस्सा हर साल के लिए क्या बनता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी एक हिस्सा हर साल का क्या बनता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस हिस्से को क्या कहते हो जो हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? डेप्रीशिएशन। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में हर साल जो हिस्सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है उसे बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। आप हर साल डेफर्ड रेवेन्यू को क्या करते हो? एमोर्टाइज करते हो अपने पीएल में। ठीक है। Only a portion of the total expenditure is considered as revenue expenditure of each accounting period. As such, the balance of the expenditure is carried forward from one accounting period to the next accounting period and is shown in the asset side of the balance sheet as an asset. For example, if a firm incurs 10,000 by way of advertisement for a period of 10 years, rupee 1,000 is to be charged against income statement, profit and loss account as revenue expenditure. अगर आपने 10,000 रुपए का एक एडवर्टीजमेंट किया और 10 साल चलेगा, 10,000 का एडवर्टीजमेंट, और ये एडवर्टीजमेंट 10 साल आपको बेनिफिट देगा। ठीक है। तो बताइए 1 साल का खर्चा कितना हुआ? 1,000। हम इस खर्चे को क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू। बताइए 10,000 का खर्चा कर रहे हैं, 10 साल बेनिफिट दे रहा है, तो कैपिटल क्यों नहीं बोल रहे हैं? एडवर्टीजमेंट के खर्चे को कैपिटल क्यों नहीं बोल रहे हैं? एसेट थोड़ी ना है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया तो कोई एसेट थोड़ी ना आई है आपके पास, इसलिए ये क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू। बताइए हमने क्या किया? 10,000 रुपए में किसी से लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया, एक बिजनेस करने का 10,000 रुपए में लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया 10 साल के लिए। बताइए ये खर्चा कौन सा है? आपने 10 साल बिजनेस करने के लिए लाइसेंस ऑब्टेन किया है 10,000 रुपए में, ये 10,000 रुपए का खर्चा कैसा है? पहले बताओ, बेनिफिट 1 साल देगा या 10 साल? 10 साल। 10 साल का लाइसेंस है बिजनेस का, 1 साल से अधिक बेनिफिट दे रहा है। 1 साल से अधिक बेनिफिट दे रहा है, या तो डेफर्ड रेवेन्यू हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है? कैपिटल। अगर एसेट आ रही है तो कैपिटल, एसेट नहीं आ रही है तो कैपिटल नहीं है। जल्दी बताओ। डेफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल आ रही है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। लाइसेंस क्या होता है? फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये आपके लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, एसेट तो है नहीं, 10 साल बेनिफिट देगा, डेफर्ड रेवेन्यू। एक साल पीएल में चार्ज कर दीजिए 1,000 रुपया। बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर द करंट ईयर 9,000 विल बी कैरीड फॉरवर्ड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाया कहां जाता है वैसे? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है। लास्ट में मिसलेनियस आइटम के तौर पर इसे दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। सिंस द बेनिफिट विल एक्रू इन द सब्सिक्वेंट ईयर। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है? प्राइमरी एक्सपेंसेस। प्राइमरी एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो खर्चे होते हैं, कंपनी बन के अभी तैयार नहीं हुए, उसके पहले जितने खर्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी एक्सपेंसेस। ब्रोकरेज एंड अंडरराइटिंग कमीशन। कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स वगैरह बेचने के लिए अपने ब्रोकरेज दी है। ठीक है। अब बताइए शेयर जो आया है पैसा, उससे तो कई साल ना बेनिफिट होगा, तो जो ब्रोकरेज दिए वो एक बार का खर्चा थोड़ी ना है, कई सालों के लिए खर्चा है। ठीक है। लेकिन एसेट तो कोई आई नहीं है ब्रोकरेज देके मेरे पास, एसेट थोड़ी ना है, तो इसलिए ये खर्चा क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू। अंडरराइटिंग कमीशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, ये सब क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू। हालांकि अब आपको एक बात का याद रखना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा
क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करते हैं तो हमेशा सक्सेसफुली होते हैं? नहीं। रिसर्च किए, अनसक्सेसफुल हो गए, सारा खर्चा बेकार हो गया, ये भी हो सकता है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, तो पता है आपने जो रिसर्च किया है उससे क्या बना है? एक इंटेंजिबल एसेट बना है। आपकी रिसर्च एक इंटेंजिबल एसेट कहलाती है, ठीक है। आपने रिसर्च किया, अनसक्सेसफुल हो गए, बेकार हो गया सब कुछ, और ये क्या कहलाता है तब? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज के दिन में इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो खर्चे होते हैं, वो डेफर्ड रेवेन्यू नहीं कहलाते हैं, ठीक है। ये बात पता है। AS 26 इज अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज ऑन इंटेंजिबल एसेट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने आपको बताया था, AS 26 इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इंटेंजिबल एसेट। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया है? AS 8 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता था उसको खत्म कर दिया और लाके कहां मर्ज कर लिया? AS 26 में। और जब से ये AS 26 में मर्ज हुआ है, तब से वो डेफर्ड रेवेन्यू वाली कहानी खत्म। अब पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे को क्या बोला जाता है? अगर सक्सेस हो गए, ठीक है, तो आपका वो क्या कहलाएगा? एक इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। जितना खर्चा किए रिसर्च डेवलपमेंट में वो इंटेंजिबल एसेट, अनसक्सेसफुल हो गए तो रेवेन्यू खर्चा, ठीक है। वहीं पे लिख लिया ना जहां लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब डेफर्ड रेवेन्यू नहीं, अब ये एक पोजीशन है। डेफर्ड रेवेन्यू के कुछ एग्जांपल देखिए। अगर आप कोई खर्चा फुल्ली इन एडवांस पे कर दो, कोई खर्चे को एडवांस में पे कर दो, ठीक है, हमने 5 साल का कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया, तो अब ये खर्चा पता है क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू। हमने कोई भी खर्चा 5 साल का अगर एडवांस में पे कर दिया तो 5 साल बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? रेंट 5 साल का जमा कर दो, 5 साल बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? हाँ। 5 साल टेलीफोन का पैसा पहले से ही जमा कर दो, 5 साल तक टेलीफोन यूज करोगे कि नहीं? बिल्कुल करोगे। तो अगर कोई भी खर्चा हम एडवांस में पे कर देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हम आगे उसका बेनिफिट लेंगे ही। तो अगर एडवांस में खर्चा पे हो जाता है तो वो भी क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू। आप देखिए, आप अगर टेलीफोन का बिल 5 साल का एडवांस में जमा कर दिए तो क्या इस खर्चे को एक साथ पीएल में चार्ज करोगे? नहीं, आने वाले 5 सालों तक हम चार्ज करते रहेंगे, ठीक है। ये बात, हम 5 साल का किराया आज ही दे दें तो 5 साल का किराया हम आज ही पीएल में चार्ज कर देंगे? नहीं, हर साल का जितना किराया बनता है उतना ही चार्ज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल क्या इसकी ट्रीटमेंट भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो जितने एडवांस खर्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू। फिर देखिए, एक्सपेंडिचर पार्टली पेड इन एडवांस। आप क्या कर रहे हो? कुछ खर्चों को पार्ट एडवांस में पे कर दिए हो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने 1.5 साल का खर्चा पे कर दिया, हमने 1.5 साल का खर्चा पे कर दिया, तो आधे साल का पता है क्या है? एडवांस खर्चा हो गया। इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? अगले साल, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए, मेरा अकाउंटिंग ईयर चलता है अप्रैल से लेके मार्च तक का, ठीक है। हमने एक खर्चा पे किया है सितंबर में, ठीक है, 1 सितंबर को हमने पे किया है, और ये कब तक चलेगा? 31 अगस्त नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। जल्दी बताइए, ये जो खर्चा हमने पे किया, क्या इसका बेनिफिट हमको 1 साल से अधिक मिल रहा है? 1 सितंबर से 31 अगस्त तो 1 ही साल होता है। जल्दी बताइए, क्या इसका बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग पीरियड से अधिक मिल रहा है? यस, ये 2 अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करेगा। अभी जो हमने खर्चा 1 सितंबर को दिया है, मार्च में एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, दूसरा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये जो खर्चा हमने 1 सितंबर को पे किया, इसका बेनिफिट हमको 2 अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। क्या हम इसको 2 अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज करेंगे कि नहीं खर्चे को? बिल्कुल करेंगे। पता है अगले साल में कितना महीना चला जा रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना अगले साल जा रहा है। और करंट ईयर में क्या महीना है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना। तो जो हम खर्चा पे किए होंगे वो 7:5 के रेशियो में ब्रेक कर देंगे। 7 महीने का खर्चा इस साल चार्ज कर लेंगे, 5 महीने का खर्चा अगले साल चार्ज कर लेंगे। ये खर्चा क्या कहलाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू। बात समझ में आ गई? तो हम डेफर्ड रेवेन्यू के कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं। पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन ये होती है कि आपको बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से अधिक मिलेगा, ठीक है, और वो फिक्स्ड एसेट नहीं होना चाहिए। 1 साल से अधिक बेनिफिट मिलेगा और फिक्स्ड एसेट नहीं होना चाहिए। 1 साल नहीं, साल हम अब रेक्टिफाई कर रहे हैं अपने सेंटेंस को, क्या बोलेंगे? एक अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, क्योंकि यहां भी तो 1 साल ही है लेकिन एक अकाउंटिंग पीरियड से अधिक है, ठीक है।
तो एक अकाउंटिंग पीरियड से अगर अधिक बेनिफिट मिलेगा तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जैसे आपने जितने एडवांस खर्चे पे कर रखे हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू है। आपने कोई खर्चा मिड ऑफ द ईयर में पे किया, थोड़ा सा इस साल का हो गया, थोड़ा सा अगले साल का हो गया, ठीक है, तो अब वो भी क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू है। एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब होता है बहुत बड़ा लॉस हो गया आपको, ठीक है। अगर एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो पीएल में एक बार में नहीं चार्ज किया जाता। अगर बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं तो आप इसे क्या करते हो, धीरे धीरे अपने पीएल में चार्ज करते हो। देखिए, एनी लॉस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर, एग्जांपल लॉस अराइजिंग फ्रॉम फायर ऑफ अ नॉन इंश्योर्ड एसेट। आपकी एक एसेट क्या होती है, जल जाती है, आपने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया था, बहुत बड़ी एसेट थी आपकी कंपनी का, तो आधा पैसा उसी एसेट में लगा हुआ था। अगर ऐसी एसेट जल जाएगी तो आप क्या करोगे, उसको धीरे धीरे अपने पीएल में चार्ज कर लोगे, ठीक है। चलिए, ये था खर्चे की बात। अब नाउ कमिंग टू कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में अंतर ये है, रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी रेगुलर रिसिप्ट होती है जो हमेशा आ रही है, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो आपको कभी कभार आती है। कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड द अमाउंट रिसीव बाय इशू ऑफ शेयर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक। शेयर से जो पैसा आ रहा है, लोन से जो पैसा आ रहा है, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज द रिसिप्ट विच अराइज नॉट फ्रॉम ऑर्डिनरी और रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से जो नहीं आ रहा है, मतलब बिजनेस का जो काम है, ठीक है, उससे नहीं आ रहा है, तो वो रिसिप्ट क्या कहलाती है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। बताइए, हम फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा पा रहे हैं, क्या ये मेरे बिजनेस का काम है फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा पाना? नहीं। इन्वेंट्री बेच के पैसा पाना, ये मेरे बिजनेस का काम है, ठीक है। इन्वेंट्री बेच के पैसा पाना क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एसेट बेच के पैसा पाना कैपिटल रिसिप्ट। देखिए, एज सच कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी ईदर टू आउटसाइडर और टू ओनर। अगर आपके पास कैपिटल रिसिप्ट आती है तो ये लायबिलिटी क्रिएट करती है ईदर टू आउटसाइडर और टू ओनर, बट कैपिटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग। इनफैक्ट कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है ये भी देख लीजिए पैरेलली कैपिटल रिसिप्ट के साथ साथ। अगर आपको प्रॉफिट होता है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन तो ये प्रॉफिट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। इनकॉर्पोरेशन के पहले, मतलब कंपनी अभी बनी नहीं है, उसके पहले ही क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हो गया है। कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, उसके पहले प्रॉफिट कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, उसके पहले ही हमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है? नहीं, चलिए हम बता रहे हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन वर्ड यूज किया जाता है कंपनी के टर्म्स में, ठीक है। बात, इनकॉर्पोरेशन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? कंपनी के लिए। सभी बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेशन वर्ड नहीं यूज होता, बाकी सभी वर्ड्स के लिए यूज होता है। बिजनेस के लिए वर्ड स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। कंपनी क्या होती है, स्टार्ट नहीं होती, इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है। मान लीजिए हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीद ले रहे हैं, आप अभी तक प्रोप्राइटरशिप चला रहे थे, ठीक है। हम कहते हैं हम आपका बिजनेस खरीदेंगे, किस नाम से, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड विल बी द नेम ऑफ द कंपनी, और ये आपके बिजनेस को खरीद लेगी। आपकी अभी तक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस थी, ठीक है। बताइए, जब हम ये बिजनेस खरीदना पसंद करेंगे आपका, तो क्या करेंगे? पहले ए लिमिटेड नाम की कंपनी बनाएंगे, ये सब करेंगे, या पहले आपसे सौदा करेंगे? जल्दी से पहले सौदा करेंगे। हम आपकी दुकान पे आए, आपका बिजनेस पसंद आया, हमको वो बिजनेस कंपनी के नाम से चलाना है, ए लिमिटेड के नाम से, तो ये नहीं कि पहले जाएंगे कंपनी रजिस्टर कराएंगे उसके बाद आपसे मिलेंगे, पहले सौदा करेंगे आपसे, ठीक है। तुरंत आपको पैसा देंगे, दुकान से निकालेंगे और खुद बैठ जाएंगे, अब उसके बाद कंपनी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब तक मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती, क्या हमको कमाई शुरू हो गई है कि नहीं? हो तो गई है। दुकान से तो आपको निकाल के खरीद के हमने दुकानदारी शुरू कर दी, पैसा कमाना शुरू कर दिए। जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, पता है ये कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट कब आएगी? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। क्लियर बात सबको? तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू कर रहे हो, प्रीमियम ले रहे हो, ये कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। 10-10 रुपए का शेयर 12-12 रुपए का शेयर होल्डर को दे रहे हो, 2-2 रुपया जो पा रहे हो, ये क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट मेड ऑन रीसेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर। शेयर फॉरफिट कर लिए थे और प्रॉफिट में उसको बेच दिए, क्या होता है? फॉरफीचर। शेयर होल्डर को जितने पैसे शेयर के रिस्पेक्ट में देने थे, आपने जो पैसे कॉल किए थे, शेयर होल्डर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जब नहीं देता है ना, आप 2-3 बार उसको रिमाइंडर भेजते हो कि देखो पैसा तुम्हारा बाकी है, 2 रुपए मंगाए थे, क्यों नहीं दे रहे हो, दे दो। एक नहीं भेजा, फिर आप भेजते हो एक बार रिमाइंडर, 2 बार 3 बार भेजे,
फिर एक बार आप धमकी गहरा खत भेजते हो, धमकी वाला। उस धमकी वाले खत में क्या लिखा होता है, देखो 20 दिन के अंदर दे देना, और अगर नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा शेयर रख लेंगे, पैसा भी गया और शेयर भी गया। ठीक है, ऐसा धमकी भरा खत लिखने के बाद भी अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो क्या किया जाता है, शेयर फॉरफिट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे फॉरफिट नहीं हो जाता कि हम बस कहते हैं पैसा दो, नहीं दे रहा है तो फॉरफिट कर लिए। नहीं, पहले आपको ये बताना पड़ेगा, देखो अब की नहीं दिए, बस अब ये बहुत हो गया, अब की नहीं दिए तो क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट कर लेंगे। तो अब क्या कर सकते हो, आप शेयर फॉरफिट कर सकते हो। ठीक है, हमने किसी का शेयर फॉरफिट कर लिया, उसने 6 रुपए दे दिया था, 10 रुपए का शेयर था, 6 दे चुका था, 4 रुपया नहीं दे रहा था, लिखे धमकी भरा खत, 4 रुपए दो नहीं तो ले लेंगे शेयर भी तुम्हारा। ठीक है, नहीं दिया, हमने शेयर ले लिया। ठीक है, हमने ये शेयर 6 रुपए का ले लिया और किसी दूसरे को पता है कितने का बेच दिया, 8 रुपए का और बेच दिया, तो मेरे पास कितना पैसा आ गया, 6 रुपया एक बार आया था, 8 रुपया और आ गया, कितना हो गया, 14 रुपया। और शेयर कितने का, 10 रुपया। 4 रुपया कमाए और फॉर फ्यूचर पे ये जो 4 रुपए कमाए कैसा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, आपने एक बात बताते हैं आपको, बस आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए। देखिए, आपने जब भी देखा होगा कि क्लास 12 वगैरह में फॉरफीचर वगैरह किए हो, आपने देखा होगा कि जब एक शेयर फॉरफिट होता है तो दोबारा जब वो री इशू होता है तो आप देखे होगे 10 रुपए का शेयर है तो 8 ही में री इशू हो जा रहा है, 6 में री इशू हो जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में क्यों नहीं री इशू हो रहा है? वो पहले किसी से पैसा उठाया हुआ था, तो इससे क्या मतलब है? ऐसे समझो, कंपनी ने हमको शेयर दिया कितने में, 10 रुपए में। कंपनी ने हमको शेयर कितने में दिया, 10 रुपए में। आपको शेयर कितने में दिया कंपनी ने, 10 रुपए में। आपने लेकिन कंपनी को 6 रुपए दिया, 4 रुपए नहीं दिया, तो कंपनी ने आपका शेयर क्या किया, फॉरफिट कर लिया। अब कंपनी उस शेयर को हमको दोबारा बेचेगी, बताइए हम कितना देने को तैयार हो जाएंगे, 10 रुपए फिर दे देंगे। अरे हम शेयर लेने को तैयार, 10 रुपए में लिए ही है ना शेयर, तो और देना होगा तो कंपनी को हम 10 रुपए नहीं दे देंगे, दे ही देंगे। लेकिन पता है कंपनी फिर बाद में जब फॉरफिटेड शेयर को री इशू करती है तो आप देखोगे 10 रुपए का शेयर 8 में ही हो रहा है, 6 में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना, ये सब बेईमान होते हैं। क्या करते हैं, जितना शेयर सबका फॉरफिट करते हैं वो अपने आप को री इशू कर लेते हैं। ठीक है, जब इनसे पूछा जाता है बताइए आप लोग पब्लिक को क्यों नहीं दिए, कहते हैं अरे पब्लिक को बात करते, न्यूज में छपवाते, तब ना पता चलता, कितने खर्चे लग जाते हैं। ठीक है, तो हम ही लोग ले लिए। अब हम लोग गरीब आदमी है, कंपनी के डायरेक्टर, कहां उतना पैसा है। ठीक है, जो था 8 रुपया 6 रुपया हम लोग ने डायरेक्टर में आपस में बात कर ली और सस्ते रेट में अपने को अलॉट कर लिया। मार्केट में पब्लिक से बात करने जाते तो पैसा लगता है ना। ठीक है, फिर से अनाउंसमेंट कराते, न्यूज में देते, टीवी में चलवाते, तब ना पब्लिक को पता चलता, वो लोग पैसे देते। इतना पैसा भी नहीं था कंपनी के पास, तो हम लोग गरीब डायरेक्टर सोचे कि हम ही लोग क्यों ना इस शेयर को ले ले। ठीक है, ऐसा कहते हैं डायरेक्टर, और इसीलिए सस्ते में अलॉट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए छोड़ दीजिए ये सब बात। तो प्रॉफिट जो होता है फॉरफिटेड शेयर पे, ये भी क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट, 100 रुपया का डिवेंचर है, 90 रुपया में रिडीम कर दिए हो। ठीक है, तो 10 रुपया जो आया ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। हालांकि ये होता नहीं है कभी, ये होता नहीं है। 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपया में रिडीम करोगे, लेगा डिवेंचर होल्डर आपसे डिवेंचर, कहोगे 100 रुपया का शेयर इशू कर रहे हैं, 5 साल बाद 90 रुपया देंगे, डिवेंचर होल्डर कहेगा लाओ पैसे लगा देते हैं, नहीं लगाएगा। ठीक है, लेकिन पता है आपने डिवेंचर रिडीम रेट डिस्काउंट पढ़ा है कि नहीं कभी, पहले ये बताओ। पढ़ा तो है, तो आप कहोगे क्या बात है, ऐसी जबरदस्ती पढ़ा दिया जाता है। होता क्या है, डिवेंचर्स जो कंपनी ने इशू किए थे 10 साल बीत गए। ठीक है, इसके रिडेम्पशन का समय हो चुका है, कंपनी के पास देने के लिए पैसे ही नहीं है। ठीक है, कंपनी कह रही है कि 10 लाख का डिवेंचर है, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, 4 लाख रुपए ही बचे हैं रिडीम करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम 4 लाख रुपए की रिडेम्पशन कर पाएंगे, 6 लाख की रिडेम्पशन अभी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जब जल्दी बताइए क्या होगा, 10 लाख के सारे डिवेंचर होल्डर टूट पड़ेंगे कि नहीं कंपनी पे, पहले मेरा ही पैसा दे दो। जरा सोच के देखिए, कंपनी ने 10 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया, 10 साल बाद कंपनी को रिडीम करने थे, 10 साल हो गए हैं। कंपनी कह रही है मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, 4 लाख रुपए अभी है, थोड़ा सा रिडीम कर दे रहे हैं, 6 लाख का 1 साल बाद कर देंगे। क्या होगा, डिवेंचर होल्डर टूट पड़ेंगे, कहेंगे मेरा ही पहले रिडीम कर दो। अब कंपनी चालाकी क्या करती है, बोलती है हम लोग तो डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं 4 रुपए की, किसको किसको अभी कराना है, जो साल भर बाद कराएगा ना, जब पैसे होंगे तब पूरा 100 देंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं ये कंपनी बेईमान टाइप की कंपनी है, कह रही है अभी पैसा नहीं है मेरे पास, जो दे रही है पकड़ो जल्दी से। ठीक है, वो 10% कमी दे रही है, ले लो जल्दी से, पता नहीं आगे पैसा देगी भी कि नहीं। ठीक है,
तो इसलिए अब क्या होता है, डिवेंचर रिडेम्पशन किस पे हो जाता है, डिस्काउंट पे, और डिवेंचर होल्डर एग्री भी कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा बहुत हुआ है मार्केट में, बड़ी सारी कंपनी ने डिवेंचर रिडेम्पशन के समय पे इंकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, कहे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। फिर धीरे से बोलती है थोड़ा कम है, ठीक है, 10 लाख का डिवेंचर है तो कहेंगे 8 ही लाख रुपया है, थोड़ा सा कम है, अभी जिसको जिसको कराना है करा लो, बाद में बाकी लोग का भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भीड़ लग जाती है, जब भीड़ लग जाती है तो अब कंपनी मजा लेती है उसका, कहती है कि सबको कराना है क्या, लेकिन नहीं, अब हम तो कितने का कर सकते हैं, 8 लाख, तो हम लोग अब 100 रुपया नहीं दे रहे हैं, 96 रुपया दे रहे हैं, बोलो कितने को लेना है। तो अब भीड़ छट जाती है तुरंत, ठीक है, थोड़े से लोग अब आगे बढ़ जाते हैं, 96 में भी रिडीम कराने के लिए तैयार है, उनको रिडीम कर देती है। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज ऐसे थोड़ी ना होगा, हम 100 रुपए का डिवेंचर रेस करेंगे, कहेंगे 5 साल बाद 90 देंगे, लोगे आप? लोगे ही नहीं, ठीक है। ये सब नाटक करना पड़ता है रिडेम्पशन अगर आपको डिस्काउंट पे करना है तो, ठीक है। अब पता है ये सब नाटक ज्यादातर किस केस में होता है, गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है, जहां पे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट में अगर सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं तो पैसा सबसे सेफ है, सेफ है, मिलेगा, मिलेगा, गारंटी है, लेकिन कितना रुला के मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा सेफ है, तो हम भी कह रहे हैं पैसा सेफ है, 100% पैसा मिलेगा, गारंटी है, लेकिन अगर पैसा 10 साल बाद मिलना है तो 25 साल बाद मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है, यही सब करती है, गवर्नमेंट जितने ब्रिज बनवाती है, डैम बनवाती है, उन सब के लिए मार्केट से पैसे उठाती है, ठीक है, उस सिक्योरिटी के नाम से, ठीक है। जैसे नर्मदा प्रोजेक्ट जब बन रहा था, डैम बन रहा था नर्मदा, तो उसमें सिक्योरिटी भी इशू की गई, उसका नाम भी क्या था, नर्मदा प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी, ठीक है, डिवेंचर्स फॉर नर्मदा सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद तक उसका पैसा नहीं दिया, ठीक है, और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, 3-4 टुकड़ों में, फेजेस में पेमेंट की, कहा कि जिसको पैसा लेना है लो, अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, 100 रुपया का 90 रुपया देंगे, जिसको जल्दी है ले जाओ 90 रुपया, ऐसे ऐसे पैसा दिया, ठीक है। प्रॉफिट मेड ऑन सेल और रीवैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आप एसेट को सेल करके पैसा कमाते हो तो पता है ये कैपिटल रिजर्व है, लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू कर देते हो तो ये क्या कहलाता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। एसेट बेच दिए, सेल कर दिए, तो आपको जो प्रॉफिट आता है वो रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट। अगर हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं, अगर हम रीवैल्यू करते हैं तो ये क्या होता है मालूम है, अनरियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट तो है लेकिन रियलाइज नहीं हुआ है। Revenue receipt. Revenue receipt comprise sale proceed of merchandise, discount received, commission received, interest received, dividend received on investment etc. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, सेल प्रोसीड ऑफ मर्केंडाइज, मर्केंडाइज का मतलब इन्वेंट्री, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। That is all the recurring income which a business earns during normal course of its activities. Revenue receipt do not create any liability to the firm. Revenue income on the other hand is that portion of revenue receipt which relates to accounting period under review. That is for the current year is called revenue income. Revenue receipt की बात तो हो गई हमारी। Revenue income क्या चीज होती है? Revenue income वो income जो हमारे current year को belong करती है, ऐसी income को कहा जाता है revenue income, ठीक है। वो इनकम जो आपको कैपिटल की वजह से आती है, शेयर पे आ गया, ठीक है, डिवेंचर के रिडेम्पशन पे आ गया, फिक्स्ड एसेट बेच के आ गया, ये सब प्रॉफिट क्या है, ये सब प्रॉफिट क्या कहलाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। इलस्ट्रेशन, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कैपिटल खर्चे हैं कि रेवेन्यू खर्चे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेड अ बिल ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर कुमार who was engaged as the erection engineer to set up a new automatic machine costing ₹20,000 at the new factory site. आपने 10,000 रुपए मिस्टर कुमार को दिया है ताकि वो नई मशीन की इरेक्शन कर सके, ठीक है।
आपको नई मशीन इंस्टॉल करवानी है, उसके लिए आप 10,000 रुपए मिस्टर कुमार को दे रहे हो, कैपिटल खर्चा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, एक्विजिशन से, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारे खर्चे कैपिटल खर्चे होते हैं। incurred rupees 26,000 expenditure on varied advertisement campaign undertaken yearly on a regular basis during the peak festival season. क्यों रेवेन्यू? रेवेन्यू क्यों? आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा तो डेफर्ड रेवेन्यू भी हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडरटेकन ईयरली, अंडरलाइन कीजिए वर्ड अंडरटेकन ईयरली। एडवर्टीजमेंट करते हो, खर्चा हर साल करते हो, ठीक है। हर साल करने का मतलब क्या हुआ, एक बार खर्चा करते हो हमेशा बेनिफिट होता है ये नहीं है, हर साल खर्चा करने पड़ते हैं, तो कैसा खर्चा है, रेवेन्यू। इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर सेंटर ₹90,000 बीइंग द बजटेड एलोकेशन फॉर द ईयर। अपनी कंपनी के लिए लेबर वेलफेयर सेंटर बना रहे हो, ठीक है, 90,000 रुपए का खर्चा हुआ है, कैपिटल खर्चा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम एज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इलस्ट्रेशन 2 देख रहे हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बोल रहे हो, लेकिन आप लोग को कुछ मालूम है नहीं। फैक्ट्री एरिया के अंदर कह रहा है रेलवे की ट्रैक बन रही है, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर रेलवे का ट्रैक बन रहा है, ये सब भी होता है क्या? फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर हम रेलवे ट्रैक बना देते हैं, रेल की पटरी, क्यों? क्या ट्रांसपोर्टेशन? अच्छा, एक सेकंड, धीरे धीरे बोलो, लड़ाई क्यों कर रहे हो? बड़ी मशीनरी क्या करेंगे हम, ट्रेन से लेके आएंगे? हाँ, ट्रेन किसकी होगी, भारत सरकार वाली ट्रेन की हमारी ट्रेन भी होगी? हाँ, भारत सरकार वाली ट्रेन होगी, उसमें मेरी मशीन होगी और पटरी मेरी होगी। हाँ, मेरी पटरी पे भारत सरकार वाली ट्रेन चलेगी, फैक्ट्री के अंदर चलेगी, ठीक है। अब वो अपनी पटरियों पे नहीं चलेगी, वो मेरी पटरियों पे चलेगी फैक्ट्री के अंदर। यही कहना चाहते हो आप? हाँ, अगर आप ये नहीं कहना चाहते हो तो गलत कर रहे हो, यही कहना चाहो, ये सही है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, आपको बताएं। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए ये गवर्नमेंट, यहां पे रेलवे ट्रैक जो बिछा हुआ है वो रेलवेज का ट्रैक है, ठीक है। यहां तक ट्रेन आती है, आपको अगर अपना माल उतारना है तो कहां उतारना होगा, यहीं पे उतारना होगा, ठीक है। फिर आगे आप अपने साधन से उसे कैरी कर लीजिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहां तक गवर्नमेंट की ट्रैक है और यहीं से आप क्या करते हो, अपनी ट्रैक भी बनवा देते हो, ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके। इनफैक्ट गवर्नमेंट से परमिशन भी नहीं मिलता है, आपको क्या करना होता है कि रेलवेज को एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हमें ट्रैक बनवानी है, ठीक है। तो ट्रैक भी पता है कौन बनाता है, रेलवे ही बनाती है। रेलवे उसका कोटेशन बना के दे देती है, आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर ट्रैक चाहिए तो हम ही बनाएंगे, आप नहीं बना सकते। पता चला आप ट्रैक बनाए और रेल क्या हुई, उलट गई पटरी पे से, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको अपने से बनाने नहीं देती, आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर भी बनाना है तो कौन बनाएगा, रेलवे ही बनाएगी। रेलवे आपको कोटेशन बना के दे देती है, कहती है इतना पैसा लगेगा, बोलो तो बना दें, आप कहते हो बना दीजिए, तो रेलवे अब क्या करती है, रेलवे आपका ट्रैक बना देती है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां तक जब ट्रेन आएगी तो ये मुड़ के आपके ट्रैक पे भी आ जाएगी और आपका सारा माल उतार देगी। हाँ, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रेलवे को पे करने होंगे। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हैं तो उसको दिक्कत क्या है, मेरी पटरी पे चले या अपनी पटरी पे चले। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भले वो मेरी पटरी पे क्यों चलने लगे, अरे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पा रही है, क्यों नहीं चलेगी, ठीक है। और तो और ये पटरी भी पता है कौन बनाया है, रेलवे ही तो बनाई है। पैसा बल्कि उल्टे किससे उठा ली है, जिसकी फैक्ट्री है उससे उठा ली है, ठीक है, कि तुम्हारी प्रीमाइसेस के अंदर है, पैसा तुम दोगे, पटरी हम बना देते हैं, अपनी रेल भी उस पर चला देंगे हम, तुम्हारा माल तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने होंगे। क्लियर है बात सबको? इनफैक्ट हम आपको बता दें, ये जो होता है ना, जो गवर्नमेंट वाला होता है, इसको ट्रैक बोलते हैं रेलवे का, ठीक है। इसको ट्रैक नहीं बोला जाता, इसको साइडिंग्स बोला जाता है। रेलवे ट्रैक्स उनको बोले जाते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी फैक्ट्री के अंदर बनवाएंगे तो उसको रेलवे ट्रैक्स नहीं बोलते हैं, उसको रेलवे साइडिंग्स बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल वर्ड आपको बता रहे हैं, ऑल्दो यहां कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया में आप रेलवे ट्रैक को बढ़वा दिए हो, ठीक है, मतलब रेलवे साइडिंग्स बनवा दिए हो, ट्रैक ही है ये।
बताइए खर्चा कौन सा है, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल खर्चा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करते हो, इसको अपने बुक्स में फिक्स एसेट की तरह दिखाते हो और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर, रेवेन्यू खर्चा, ये तो हमेशा देंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, कैपिटल। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फोरमैन ऑफिस इन द फैक्ट्री, फोरमैन्स के लिए आप क्या कर रहे हो, ऑफिस बना रहे हो फैक्ट्री में। फोरमैन का मतलब होता है सुपरवाइजर्स, ठीक है। आप उनके लिए फैक्ट्री में ही एक ऑफिस बना रहे हो, बताइए कैसा खर्चा है, कैपिटल खर्चा है। ऑफिस बना रहे हो, तुरंत खत्म तो ही ना हो जाएगी, एक बार ऑफिस बनाए, फोरमैन रहे और जाते जाते तोड़ के जाएंगे साल भर बाद। अरे ऑफिस बन गई है तो बनी रहेगी। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, रेवेन्यू, ये तो हमेशा देते रहोगे। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर्स कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर टाइम का मतलब हो गया कंप्यूटर पे काम करने वाला ऑपरेटर है, वो कंप्यूटर पे समय दे रहा है, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, उसको पेमेंट कर रहे हो। क्या ऑपरेट कर रहा है वो, एक नए स्टोर में कंट्रोल सिस्टम देख रहा है पूरा, रेवेन्यू खर्चा है। वेजेस पेड टू न्यू एम्प्लॉयज फॉर बिल्डिंग द फोरमैन्स ऑफिसेस, फोरमैन के लिए ऑफिस बनवा रहे हो फैक्ट्री में, ठीक है, अपने ही एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हो, अपने ही एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हो, ठीक है। फोरमैन के लिए ऑफिस बनवाने के लिए अपने ही एम्प्लॉयज को आप वेजेस पे कर रहे हो, कैसा खर्चा, कैपिटल खर्चा है, ठीक है। अपने ही एम्प्लॉय को देने का मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू खर्चा है, हम ये खर्चा किस लिए कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं हम, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3, for each of the cases numbered below indicate whether the income or expenditure is capital revenue, कैपिटल है कि रेवेन्यू, आपको ये बताना है। पेमेंट ऑफ वेजेस टू ओन्स वंस ओन एम्प्लॉइज फॉर बिल्डिंग न्यू ऑफिस एक्सटेंशन, देखिए ऑफिस का एक्सटेंशन हो रहा है, यानी ऑफिस को बढ़ाया जा रहा है, बड़ा बनाया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्म्स अकाउंट, आप हमेशा क्या करते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हायर करते हो ताकि आप फर्म के अकाउंट्स बनवा सको, रेवेन्यू खर्चा है। परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर फॉर यूज इन द बिजनेस, कैपिटल। द यूज ऑफ मोटर व्हीकल हायर्ड फॉर 5 years बट पेड एट एवरी 6 month, हर 6 महीने पे पेमेंट करते हो, 5 साल का एक ही बार में एग्रीमेंट कर दिए हो किराए पे मोटर व्हीकल लेने का, मोटर व्हीकल किराए पे लाए हो, 5 साल का एग्रीमेंट है, 6 महीने पे पेमेंट होता है, कैसा खर्चा, रेवेन्यू, 6 महीने पे कर रहे हो, रेवेन्यू खर्चा। चलिए बैलेंस क्या आप अपने आप देख लोगे इसमें, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस आपको कैपिटल और रेवेन्यू आंसर्स प्रोवाइडेड है, बस चेक कर लेंगे आप, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड विद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट।